हेलो बच्चों, ध्यानम क्लास में आपका स्वागत है। मैं चंदन सर क्लास 12th के केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स का पहला दिन स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ और आप लोग से यह निवेदन है कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, लिखते रहिए और जिनका लिखा हुआ या पढ़े हुए हैं पहले से वो रिवीजन करते रहें। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला क्लास। चलो, पहला डे है। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, 12th के फिजिक्स में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि इसके प्रत्येक चैप्टर से थोड़ा मार्क्स जो होते कम के होते हैं बोर्ड में, और फिजिक्स में कुछ ज़्यादा के होते हैं, जिनके कारण से उसको स्कोर करना इजी हो जाता है और इसको स्कोर करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और बहुत सारा चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें नंबर आता है कम। इसीलिए बच्चों, हम पूरा बेसिक से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, अच्छी तरीका से पढ़ाने का कोशिश करेंगे और आप लोग इस वीडियो को देखना है और नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाते चलना है, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और एकदम समझाने का हम पूरा काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नया ताकत के साथ, एक नया जुनून के साथ। ठीक है बच्चों, और तुम भी एक नया ताकत, एक नया जुनून के साथ पढ़ना चालू करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री क्या है 12th का, इसको थोड़ा जानना होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री को कितने हिस्सों में हम लोग 12th में डिवाइड कर रखे हैं? 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट्स होते हैं बच्चों इनका फिजिकल केमिस्ट्री होता है। इनका पहला पार्ट क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। सॉरी, इसका पहला भाग जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा भाग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये अप्लाइड केमिस्ट्री। मुख्यतः 4-5 चैप्टर है एक एक पार्ट में। फिजिकल में भी 5 चैप्टर है, इनऑर्गेनिक में भी 5 चैप्टर है। ये 4-5 के एवरेज में चलता है बच्चों। और लास्ट में जो अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसमें अभी क्रैश कोर्स अपने चैनल पे चल रहा है, बायोमोलिक्यूल्स के नेम से रंजन सर पढ़ा रहे हैं। ये अप्लाइड केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मार्किंग 12, 15, 10 इसी के आसपास वेरी करते रहता है। ऐसा जो नहीं है कि ये 10 नंबर का आ रहा है, 20 नंबर का आ रहा है, 15 नंबर का आ रहा है। ये रेंज वेरी करते रहता है। तो 10 नंबर भी आ सकता है, 8 नंबर भी आ सकता है, 12 नंबर भी आ सकता है। इस तरह से वेरी करता है और प्रत्येक साल इसका जो है अलग अलग आता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से बहुत कम आता है बच्चों, नाम देने का दे देता है बहुत लेकिन है आता बहुत कम है। तो चलो एक एक करके अब हम लोग इसको समझते हैं कि औसत मार्किंग इसका कितना होता है। इसका औसत मार्किंग अगर बात किया जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसे है 20, 22, 25। ठीक है बच्चों, कभी कम भी आता है, कभी ज़्यादा भी आता है। इसका भी वही है, इसका थोड़ा कम जाता है। ठीक है बच्चों, वे सब इस तरह से इसमें पूछा जाता है, उतार चढ़ाव रहता है। एक चीज समझ लो, लगभग 20 नंबर का एवरेज है ये 3 में। इसको छोड़ करके 20-20 नंबर का एवरेज मान सकता है बच्चों। 20-20 नंबर का एवरेज होता है, लेकिन किसी से ज़्यादा आ गया तो किसी से उतने नंबर का कम हो जाता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक बार हम तुमको सिलेबस बता दें तो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस में देख सकता है 5 यूनिट आ रहा है, 5 चैप्टर आ रहा है फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। बउआ तुम देख रहा है कि इसमें 4, 5, 5, 4 इस तरह से होता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बउआ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4 चैप्टर है बउआ। इसका भी तुम मार्किंग देख रहा है, लेकिन ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। तो चलो ये भी तुम समझ लो, इसका भी ये है। उसके बाद ऑर्गेनिक में भी एक होता है हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इतना आता है बच्चों। इसका भी ये मार्किंग है, तुम देख सकता है, इसको समझ सकता है। तो चलो बच्चों अब हम लोग चलते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में एक आता है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ।
ठीक है बच्चों, इस तरह से ये अप्लाइड केमिस्ट्री का है। और टोटल 16 चैप्टर है हम लोग को क्लास 12th में केमिस्ट्री का पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, और होगा तो फिर से हम बीच में ऑर्गेनिक भी चालू करेंगे और समझाते चलेंगे बच्चों। बड़ा मजा आएगा, मेरे साथ जुड़े रहें, अच्छी तरह से आप नोट्स बनाएं। अगर आप बेईमानी करते हैं नोट्स बनाने में या नहीं पढ़ पाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर कभी पढ़ते हैं फिर कभी छोड़ते हैं, तो वो गैप हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही मजा आने वाला है, एकदम जादू सा लगता जाएगा। तो चलो तो सबसे पहले हम लोग किस में चलेंगे, सॉलिड स्टेट। दिख रहा है बाबू, एकदम हम लोग को किस में चलना है, सॉलिड स्टेट में चलना है। सॉलिड स्टेट समझने का प्रयास करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट है बच्चों ठोस अवस्था, हिंदी में ठोस अवस्था। हम लोग पूरा हिंदी में ही पढ़ेंगे बहुत अच्छा से। क्लास 12th का ये फिजिकल केमिस्ट्री है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला दिन है, बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाना है ताकि आगे भी उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सके, बनाते रहें। तो चलो बच्चों, सबसे पहले तुम जब देखेगा तो ठोस के बारे में बोला गया है। तो ठोस को जब समझने का प्रयास करते हैं, ठोस को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये ठोस जो है धरती पर ये जो ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था को नहीं समझ के सबसे पहले हम लोग मैटर को समझने का प्रयास करेंगे। मैटर जो है 3 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मैटर कितने फॉर्म में पाया जाता है, एक सॉलिड में, दूसरा लिक्विड में, और तीसरा गैस में। बउआ मैटर जो होते हैं धरती पर, जो मैटर होते हैं वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और तीसरा गैस में। ये 3 फॉर्म में पाए जाते हैं बच्चों। तो 3 फॉर्म में हम लोग इसमें एक पर रखे 11th में। क्या पर रखे 11th में, गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट पर रखे बउआ, किस क्लास में, 11th में। लिक्विड से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग 12th में। ठीक है, सॉल्यूशन, इसका नाम होगा सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों, ये सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग 12th में, और सॉलिड स्टेट भी पढ़ेंगे किसमें, 12th में पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है। तो मैटर पदार्थ 3 भागों में बटा होता है, ठोस, द्रव और गैस। अब ये इसका एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे, ठोस, द्रव है, गैस है क्या। तो ठोस के बारे में सबसे पहले समझो। एक से दूसरे के बीच में जो परमाणु होते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु, ये काफी मजबूत से बंधे होते हैं। आकर्षण बल कुछ ज्यादा होता है इसमें बच्चों। ठीक है बच्चों। और गैस में, द्रव में, लिक्विड में, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें आकर्षण क्या हो जाते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है बउआ, यहाँ पे आकर्षण कम होता है। और गैस में अगर हम बात करें, इसको अगर हम गैस कहते हैं बच्चों, तो गैस में क्या हो जाता है, आकर्षण बल इतना कम जाता है कि दोनों आकर्षण बल लगभग शून्य कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है, लगभग में 0, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करता है, लगभग में हम लोग बोल रहे हैं 0। तो याद रखना है, सबसे ज्यादा आकर्षण किस में होता है, सॉलिड में, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में बउआ, ठोस अवस्था में। और ये द्रव में कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ये आकर्षण लगभग 0 बोल सकते हैं। इसमें आकर्षण क्या हो जाता है, आकर्षण बल जो होते हैं, आकर्षण बल लगभग क्या होते हैं, लगभग 0 के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों। और सबसे ज्यादा आकर्षण कहां पे होता है, जैसे सबसे ज्यादा आकर्षण होता है बउआ इसमें होता है, तुम ध्यान से देखना, ये इसको आकर्षित कर रहा होगा, ये जो है इसको आकर्षित कर रहा होगा, ये वाला इसको आकर्षित करेगा। आकर्षण बल जो होता है सबसे ज्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है बच्चों। आकर्षण बल अगर सबसे ज्यादा होता है तो उसमें किसमें होते हैं, ठोस में। इससे कम किसमें होते हैं, द्रव में। और सबसे कम किसमें होते हैं, गैस में। याद रखना है बच्चों, इस तरह से तुमको ध्यान में देना है। आकर्षण बल ज्यादा होने से क्या हो गया, आकर्षण बल ज्यादा खींच लिया, तो जब ज्यादा हो जाएगा तो परमाणु जो होते हैं, इसके कण जो होते हैं, अत्यधिक नजदीक आ जाएगा।
बात समझ में आया? तो इस दो परमाणु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? सबसे कम। जैसे इस परमाणु और इस परमाणु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अंतर आणविक दूरी। क्या बोलेंगे इसे? अंतर आणविक अंतर आणविक दूरी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखो, दो परमाणु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? अंतर आणविक दूरी। तो बताओ ठोस में क्या होगा? सबसे ज्यादा आकर्षण है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण है तो ये क्या कर लेगा? एक दूसरे को बहुत नजदीक ले आके पकड़ लेगा। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? सबसे कम। बताओ द्रव में क्या होगा? आकर्षण उससे कम हो जाता है। तो अब दूरी क्या हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा। इसमें लगभग आकर्षण 0 है, एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहा है, तो ये सबसे अधिक दूर पे रहते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? आप देखना, पहला चीज बता दिए कि इसमें अंतर आणविक दूरियां सबसे कम, इससे ज्यादा अंतर आणविक दूरियां, इसमें अंतर आणविक दूरियां बहुत ज्यादा होती है ठोस और द्रव से। ठीक है बच्चों? अब हम लोग बात क्या करेंगे? इसका आकार। आकर्षण बल इतना टाइट बंधा है, ये घूमेगा तो पूरा घूमेगा, अंदर में इसका कोई परिवर्तन नहीं। देखो मेरा हाथ अभी पूरा कस के बंद किए हुए हैं, तो अभी ये क्या है? आकर्षण बल अधिक है। अभी जैसे भी घूमेगा पूरा सहित घूमेगा, अभी इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखना, जैसे मान लो अगर कम बंधा हुआ है तो ये इधर उधर घूम सकता है। आकार में परिवर्तन आ रहा है बच्चों, कभी बंद कर लिए, कभी इस तरह से ओपन कर लिए, कभी इधर घूम रहा है। तो आकर्षण बल अगर कम है तो इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है? लेकिन आकर्षण बल अगर ज्यादा होते हैं तो ये अपने आप को बांध लेते हैं और दृढ़ होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। तो इसलिए इनका आकार जो होते हैं निश्चित होते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों? तो ठोस के आकार क्या होते हैं? हमको ठोस के बारे में पढ़ना है बच्चों ज्यादातर। ठीक है? तो ठोस के आकार क्या हो जाते हैं? निश्चित हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग किस चीज की व्याख्या करेंगे? ठोस की। ठोस में बस एक बात ध्यान रखना है कि ये जो परमाणु है, ये कण है, ये कण है ये भी कण है। कण के बीच की दूरी बहुत कम होती है और आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इतनी बात हमको ध्यान में रखना है। देख रहा है ना, इस तरह से ये सब ठोस आपस में सटे हुए हैं, ऊपर से भी सटे हुए हैं, इस तरह से भी ये क्या हुए? सटे हुए हैं। एकदम हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों? ये ठोस का डायग्राम था। चलो, ठोस के गुण धर्म पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। किन के गुण धर्म पढ़ने वाले हैं? ठोस अवस्था के गुण धर्म। तो पहला देखो, पहला क्या है इसको समझना है हम लोग को बच्चों। पहला क्या कहा गया? वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। बउआ, जब आकर्षण बल इतना ज्यादा है, इससे न कुछ हट सकता है आसानी से, न कुछ। इसका द्रव्यमान फिक्स हो चुका होता है। इसका आयतन कैसे बदलेगा? स्ट्रक्चर इसका बदल जाएगा तो आयतन बदल सकता है। इसके कण, इनके आकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि इसको जो है कहीं भी रखे आयतन उतना ही रहेगा, आयतन में परिवर्तन नहीं होता। तो आयतन भी निश्चित होते हैं और इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं। बल ज्यादा होने के कारण से आकार भी इनके क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और दूसरा क्या कहा गया? अंतर आणविक दूरियां क्या होती है? लघु। लघु मतलब छोटी होती है, कम होती है बाबू। अंतर आणविक दूरियां क्या हो जाती है? लघु हो जाती है, कम हो जाती है। बउआ नोट्स बनाते चलना है एकदम। पहले हम लोग ठोस से शुरुआत किए हैं, ये सब कुछ बेसिक है जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद अंतर आणविक बल, देख रहा है ना, अंतर आणविक किसका बात किया है? बल का। क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। प्रबल का मतलब ज्यादा होते हैं। बउआ ठोस के कणों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो बल क्या होते हैं बच्चों? ज्यादा होते हैं। उसके बाद उनके अवयवी कण, अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु से भी मिलके बन सकता है, अणुओं से भी मिलके बन सकता है, या आयनों से मिलके बन सकता है। कि स्थितियों में निश्चित होती है, स्थितियां निश्चित होती है। किसको कहां पे रहना है, इसकी स्थिति जो है कहां पे किनको होना है, परमाणु कहां पे होगा, ये सब निश्चित होती है। और यह कण केवल अपनी मध्य स्थितियों के चारों ओर क्या करते हैं? दोलन करते। तो बच्चों हम तुमको ये समझाते हैं ये क्या होते हैं, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। इनका जो कण होता है, जैसे ये ठोस है तो इनके कण आपस में ऐसे बंधन बंधा रहेगा, लेकिन अपने कण के
मध्य के चारों ओर ये क्या करते रहते हैं, ठोस के अंदर कंपन करते रहते हैं ये हमेशा, ठीक है। तो इन्हीं को बोला गया है कि इनके कण, जैसे जैसे हम बता रहे हैं, ये परमाणु एक इधर है एक इधर है, दोनों के बीच में इतना दूरी है, ये इस तरह से आपस में क्या करते रहेंगे, कंपन करते रहेंगे, मध्य स्थितियों के अनुसार दोलन करते हैं बउआ, इस तरह से गया आया गया आया गया आया, ये दोलन करते रहते हैं। चाहे इस तरह से कर रहा होगा तो इस तरह से, कैसे भी कोई सब अलग अलग दिशा में कर रहा होगा, लेकिन ये करते रहता है। तो और यह कण केवल अपने मध्य स्थितियों के चारों ओर, देख रहा है ना, क्या करता है, दोलन करता है। और ये असंपिंडनीय, मतलब इसको दावा नहीं जा सकता, और ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, ये ठोस का कुछ गुण है बच्चों, जो तुमको हमको ध्यान में रखना है इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करेंगे ठोस को कितने भागों में बांटा गया। ठोस का वर्गीकरण, ठोस दो प्रकार के हैं, हमारे आसपास में जितने भी ठोस हैं उसको हम लोग को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है बउआ, अब ध्यान से देखना यहां से, एक को बोला गया क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड, ठीक है, और दूसरा को बोला गया एमरफस सॉलिड या सूडो सॉलिड या सुपर कूल्डेड सॉलिड, ठीक है बउआ। हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस या रवादार या वास्तविक ठोस। क्लियर है बच्चों, इतना बात हमको ध्यान में रखना है, एकदम तुम समझ लो इसको क्या क्या नाम से कहा गया है। इसको बोला गया है बच्चों क्रिस्टलीय ठोस कहो या रवादार कहो या वास्तविक कहो, इसका तीन नाम बड़ा फेमस है, याद रहेगा या नहीं रहेगा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। याद, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, कभी कभी से वास्तविक ठोस भी यूज कर लेते हैं, रवादार भी कभी कभी पूछ लेगा, तो तुमको नाम को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो चलो बच्चों इसमें आ जाओ, इसका नाम होता है अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार, ये रवादार तो ये बेरवादार, ठीक है, ये वास्तविक तो ये आभासी ठोस, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है अतिशीतित, हम लोग चर्चा करेंगे अतिशीतित पर, ठीक है बच्चों। तो ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक को क्या कहेंगे क्रिस्टलीय, दूसरे को बोलेंगे अक्रिस्टलीय, ठीक है। ठोस के अंदर के संरचना के आधार पर, ठोस के अंदर के संरचना के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक को बोलते हैं क्रिस्टलीय, दूसरे को बोलते हैं अक्रिस्टलीय। बच्चों अब तुम देखना, क्रिस्टलीय को समझने का प्रयास करो, इसमें तुम एक देखेगा तो एक निश्चित अरेंजमेंट होता है इसमें, देखो सब एक जैसा सजा हुआ है ना, फिर इसके इस तरह से सब एक लाइन में एक क्रम से सब एक पैटर्न पे सजे होते हैं, देख रहा है कि नहीं देख रहा है। लेकिन इसमें देखो कहीं इस तरह से हुआ, कहीं ऐसे चला गया, कहीं ऐसे चला गया, कहीं पे इस तरह से चला गया, कहीं ऐसे, देखो कोई पैटर्न दिख रहा है कहीं पर, क्या कहीं पर एक पैटर्न से नहीं चल रहा बउआ, जो जैसे आया उस तरह से रह गया। तो समझ लेना ठोस के अंदर वाले कणों की स्थिति को समझे बूझे, और उसके आधार पे हम लोग ठोस का क्या कर रखे हैं, वर्गीकरण कर रखे हैं। जब अंदर में अरेंजमेंट एक क्रम से हो, एक नियमित रूप से हो, तो उसे हम क्रिस्टलीय कहेंगे, और जिसमें अनियमित रूप से हो उसे अक्रिस्टलीय कहेंगे। क्लियर है बच्चों, आग लगा देना है बच्चों सबको, ठीक है, ये सब बहुत आसान है, बहुत इजी है, एकदम आग लगा दो। और देखो संरचना, तुम देखो इसमें एकदम देख रहा है ना, एकदम सब एकदम दिखता है ना एक क्रम से, इसमें देखो सब अच्छी तरह से सजे हुए, इसमें देखना बउआ, कोई कैसा भी जा रहा है, ये इसमें अजीब सा चला गया, इसमें छोटा, इसमें दो अजीब सा, फिर ये अलग है, 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 देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। इसे हम लोग क्या नाम से जानेंगे, ये जो है इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, किसी का आकार बड़ा, किसी का आकार छोटा, कोई कैसे, ये अलग तरीका से जुड़ा है। लेकिन इसमें देखो सब एकदम एक क्रम में जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, क्रिस्टलीय के नाम से जानेंगे। क्लियर है बच्चों। अच्छा ये एक ही साथ एक अरेंजमेंट में चल रहा होगा, ऐसा क्यों, इसके अंदर कण के जो कण होंगे उनमें आकर्षण बल ज्यादा होगा और सभी जगह एक समान रहा होगा,
तभी तो ये अच्छी तरह से अरेंज हुए होंगे। इसमें बच्चों बताओ, कहीं पे जैसे तुम देखो, जैसे ये छोटा पड़ गया, ये छोटा पड़ गया, ठीक है बच्चों, हम यहां पे बता रहे हैं, तुम देखना ये छोटा पड़ गया है, इसको समझने का प्रयास करो। ये वाला जो है छोटा पड़ गया है, ये वाला फिर देखो बड़ा हो गया। ऐसा क्यों? जो छोटा पड़ गया होगा वहां पे आकर्षण बल ज्यादा हावी हो गया होगा, और जहां पे ये बड़ा पड़ गया आकर्षण बल उसको खींच नहीं पाया होगा, छोटा नहीं रह पाया, इसका मतलब वहां पे बड़ा हो गया। तो इसमें जो बल होते हैं समान रूप से नहीं होते, सब में आकर्षण बल, जिसमें ज्यादा आकर्षण बल रहा होगा वो ज्यादा नजदीक आ गया होगा, और जिसमें आकर्षण बल अच्छा नहीं होगा, जहां पे कुछ ज्यादा हो गया होगा वहां पे आकर्षण बल ज्यादा हो गया होगा, उसको नजदीक खींच लिया होगा, और जहां पे आकर्षण बल बहुत ज्यादा नहीं होगा वो थोड़ा दूर दूर फैल गया। तो क्या क्रिस्टलीय के कणों के बीच की दूरी बल क्या समान रहता है सभी कणों में? बिल्कुल नहीं बच्चों। अगर समान होता, सभी जगह कण में बल की स्थिति समान होती, अंतराण्विक बल अगर समान होता तो फिर ये इसके जैसा होता। क्लियर है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है ना? तो इसमें अंतराण्विक जो आकर्षण बल है सभी जगह असमान रहता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। इस कारण से इसकी संरचना जो है अच्छी तरह से नहीं बन पाती है, और इसकी संरचना एकदम निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते, निश्चित होगा ही होगा। तुम देखो ना, इसका सब एक क्रम में चल रहा होगा, देख लो एक क्रम में चल रहा है, इसका भी एक क्रम में चल रहा है, सबका एक क्रम में चल रहा है। तुम जैसे भी इसको देखना चाहता है, जिस भी एंगल से देखना चाहता है उस तरह से तुम देख सकता है, समझ सकता है। ये सब इस तरह से अगर तुम देखना चाहता है देख लो, सब एक क्रम में होते हैं, जैसे भी तुम देखना चाहता है एक क्रम में सजे होते, एक सुशोभित ढंग से सजे होते हैं, एक निश्चित नियमित, नियमित मतलब एक के बाद दूसरा आएगा ही आएगा, गायब नहीं होगा। एक आया दूसरा आया, जैसे ये एक आया, एक इसके बाद अगला आएगा, नियमित आना ही आना है, एक नियम के अनुसार से आगे बढ़ते जाना है। नियमित होते हैं, निश्चित और नियमित होते हैं, और इनके आकार, इनके कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित और नियमित नहीं होती। क्लियर है बच्चों? इसमें कणों के बीच अंतर आणविक बल एक समान रहता है, इसमें अंतर आणविक बल असमान रहता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम रहता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, ज्यादा होने के कारण से कहीं पे ज्यादा है तो ज्यादा मजबूत बंधा होगा, कहीं पे कम है तो कम मजबूत से बंधा होगा। ठीक है बच्चों? अब आ जाओ द्रव्यनांक पे, द्रव्यनांक पे आ जाओ बच्चों, देखना इसका द्रव्यनांक क्या होते हैं। इसका द्रव्यनांक निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल है, सब में आपस में बंधा है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो जब एक बार ये बंधन टूटना चालू करेगा तो जितना तापमान, मान लो कि ये लोहा है, लोहा 1500 पर लगभग पिघल जाता है। ठीक है? तो 1500 जैसे पड़ेगा तो सभी आकर्षण बल क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, सभी टूट जाएंगे और सब क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। लेकिन इसका देखो, इसका क्या होगा? हम इसको गर्म करते जाएंगे तो जो पहले कमजोर होगा, जैसे बड़ा वाला ये आकर्षण कम है तो ये पहले टूट जाएगा। क्लियर है बच्चों? मतलब यहां पे ये पिघलना चालू हो जाएगा, लेकिन यहां पे जो आकर्षण बल ज्यादा है, कहां पे बच्चों? यहां पे ये वाला आसानी से नहीं पिघलेगा। बात समझ में आ रहा है ना बच्चों? धीरे धीरे तापमान बढ़ाते जाएंगे, हो सकता है कि अब इसके बाद ये वाला पिघल गया, एक एक करके मतलब धीरे धीरे पिघलते जाएगा। तापमान बढ़ाते जाएंगे 30, 40, 50 से मान लो कि 80 डिग्री से पिघलना चालू हुआ तो 80 पर भी पिघलेगा कुछ बंधन, कुछ जो इसके कण है 80 पे पिघलना चालू कर देगा, कुछ जो है 100 पे पिघलेगा, कुछ 120 पर पिघलेगा, कुछ 150 पे पिघलेगा। इस तरह से होते 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 मान लो ये 400 डिग्री तक पिघलता है। तो बताओ इसमें क्या होंगे? इनके द्रव्यनांक निश्चित नहीं होते हैं। इनके द्रव्यनांक में एक क्या होते हैं? रेंज होते हैं। एक निश्चित द्रव्यनांक तक पिघलते रहते हैं, लेकिन ये निश्चित तापमान पर पिघल जाते हैं। इनका द्रव्यनांक निश्चित हो जाता है और इसका द्रव्यनांक निश्चित नहीं होता है। इसका द्रव्यनांक का एक रेंज हो जाता है, एक प्रास हो जाता है, एक क्षेत्र हो जाता है। बच्चों क्या क्लियर है या नहीं है? इसी सब चीज से हम इसको बंटवारा करते हुए हम
जो ठोस है उसको कितने भागों में बांट रखे हैं बच्चों, बता दो। हम लोग ठोस को कितने भागों में बांट रखे हैं? एक है क्रिस्टलाइन या ट्रू सॉलिड, दूसरा है कौन सा, बता दो, एमरफस। एमरफस, ए मतलब नहीं, एमरफस का मतलब होता है जिसका कोई फॉर्म नहीं हो, जिसका कोई रूप ना हो। एमरफस मतलब नो फॉर्म, ठीक है बउआ। नो फॉर्म का मतलब इसका कोई रूप नहीं हो, मतलब एमरफस जिसका कोई रूप नहीं होता है, मतलब इसकी आकृति किसी प्रकार से हो सकती है, मतलब इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन इसकी आकृति जो होती है ठोस कणों की वो एक निश्चित पैटर्न पे चलती है। इसकी ठोस कणों की जो आकृति होती है या संरचनाएं होती है और निश्चित रहती है, इसीलिए हम इसको नाम जानते हैं क्रिस्टलीय, रवादार या वास्तविक ठोस। जो रियल ठोस होते हैं इनको कहते हैं, और इनको क्या नाम से जानते हैं? और क्रिस्टलीय ठोस। तो क्या बच्चों तुमको ठोस का वर्गीकरण समझ में आया या नहीं आया, बता दो। कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लेना है और तुमको समझ में आ रहा होगा क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, ये रवादार, ये बेरवादार, ठीक है। ये वास्तविक ठोस, ये आभासी ठोस, या इसको सितित अतिसितित के नाम से जानते हैं। अतिसितित का क्या मतलब बच्चों? अतिसितित का मतलब होता है इसमें बल देखो सब जगह अलग अलग है, कहीं बल ज्यादा है, कहीं बल क्या होता है, कम होता है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये पिघलता रहता है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहता है, इसका परमाणु में अदलाव बदलाव होता रहता है, कुछ न कुछ चेंजिंग होता रहता है। इस कारण से ये जो है धीरे धीरे अपने जगह से हटते रहते हैं। किस तरह से हट जाते हैं? जैसे पिघल के कोई चीज घड़क जाता है, उसी तरह से ये इनके स्थान में बदलाव होता रहता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं? अतिसितित के नाम से जानते हैं, सुपर कूल्डेड के नाम से जानते हैं। बच्चों तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एमरफस के बारे में पढ़ेंगे। और एमरफस हम लोग को ज्यादा सिलेबस में नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कौन सा आगे पढ़ना है? क्रिस्टलाइन पढ़ना है बच्चों। क्लियर है या नहीं है? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो इनके कण, क्रिस्टलाइन के इनके कण क्या होते हैं? निश्चित। हम बताए थे बच्चों निश्चित होते हैं, नियमित ज्यामिति आकार में क्या होते हैं? सजे होते हैं। क्या ये बात आप लोग को क्लियर हुई कि नहीं हुई? इनके कण निश्चित ज्यामिति आकार में क्या होते हैं? सजे होते हैं। तुम देख सकता है निश्चित ज्यामिति आकार में सजे होते हैं। अब देख लो बच्चों, इसका जब देखेगा तो इसमें क्या लिखा गया है? इनका आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इनका आकार, सबका आकार तुम देख लो एकदम, इसका आकार एकदम फिक्स, इसका आकार तुम देखो जिस तरह से इसका है उसी तरह से इसका है, आकार इसका निश्चित होते हैं। क्या इसके आकार निश्चित होते हैं? क्या इसके आकार निश्चित नहीं होते हैं बउआ। किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का इस तरह का अजीब अजीब तरीका का इसमें बन के तैयार है। क्लियर है बच्चों? उसका आकार निश्चित नहीं होते हैं। तो चलो बच्चों बता दो इनके आकार क्या होते? निश्चित होते हैं। और इनके द्रव्यनांक भी क्या होते? द्रव्यनांक भी निश्चित होते। हम क्यों बोले इस द्रव्यनांक को निश्चित? क्योंकि बउआ आकर्षण बल एक जैसा है। अगर एक बार गर्म किए, तापमान पहुंच गया, टूटना चालू हुआ, तो एक बार में सब धीरे धीरे टूट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कोई दिक्कत किसी को इसमें? लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या है? ये अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग आकर्षण बल होने के कारण से अलग अलग तापमान पे पिघलते रहते हैं, लेकिन ये तो एक ही बार पिघल जाते हैं। इसीलिए इसके द्रव्यनांक क्या कहे जाते हैं? निश्चित कहे जाते हैं। अब देखो यह दीर्घ प्रासी का मतलब देखना, हम समझाते हैं। देखो ये बनना जब चालू किया तो ऐसा नहीं कि यहीं पे बन के खत्म हो गया, यहां बना, फिर 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 और आगे बनेगा, फिर और आगे बनेगा। बउआ ये चलता चला जाता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ प्रासी। बड़ा दूर तक ये पैटर्न फॉलो करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके पैटर्न बड़ा दूर तक चलता चला जाता है, कहीं भी इसके पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस जो है क्या होते हैं? दीर्घ प्रासी होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। अर्थात कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है।
जिसके कारण से संपूर्ण क्रिस्टल में एक से अंतराल पर दूर आती है, इसीलिए बार बार ये क्या करती है बच्चों, दोहराती है। ठीक है, ये असमदेशिक होते हैं, असमदेशिक या इसे विषम समदेशिक। बउआ ये जितना भी हम बता रहे हैं ये याद रखना है, ये बोर्ड में पूछा जाता है। जो भी चीज हम समझाएंगे उसको एकदम ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये असमदेशिक गुण के होते हैं। अ मतलब नहीं, सम मतलब समान, देशिक मतलब दिशा। बउआ एकदम तोड़ दो इसको, कैसे जैसे हड्डी टूटता है। ठीक है बउआ, ओ शम सब थोड़ा अलग अलग दूरी बना के लिखते हैं, दैसिक बच्चों। ठीक है, अब समझो ओ मतलब क्या बाबू, ओ मतलब होता है नहीं। ठीक है, सम मतलब बराबर, सम मतलब क्या होता है बाबू, बराबर। सम मतलब बराबर, बराबर होते हैं। और दैसिक मतलब क्या होते बाबू, दैसिक मतलब दिशा। ठीक है, अच्छा दिशा कौन कौन सा होता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है बाबू, कोई भी दिशा ले सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अपर से लोअर से कोई भी दिशा ले लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो समझना, असमदेशिक बिहार बोर्ड में आया हुआ है, पूछा जाता है 2 मार्क्स में। असमदेशिक या विषमदेशिक गुण किसे कहते हैं, याद रखना, ऐसा भौतिक गुण जो सभी दिशा में बराबर नहीं होते। सभी दिशा में क्या नहीं होते, बराबर। कौन गुण, ठीक है, कौन सा गुण, भौतिक गुण। देखो बउआ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण का बात नहीं करेंगे बउआ, रासायनिक गुण का नहीं, भौतिक गुण। अगर रासायनिक का बात नहीं करना, दिमाग में रासायनिक नहीं लाना, आ जाता है। ठीक है बउआ, भौतिक गुण, भौतिक गुण में क्या होता है, क्वथनांक, द्रवनांक, जमनांक। ठीक है बउआ, और क्या होता है, अपवर्तनांक। ये सब किस गुण में आते, भौतिक गुण में आते हैं। तो भौतिक गुण किसमें, किसी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर सभी दिशा में, देखो सभी दिशा में, इससे दिशा जो भी हो एक्स वाई जेड, सभी दिशा में अगर भौतिक गुण क्या हो, असमान हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, असमदैशिक गुण के नाम से जानते हैं बच्चों। और सबसे ज्यादा खतरनाक तो इसका एग्जाम्पल है नमक, क्वार्ज, चीनी, हीरा और बउआ इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना, ये ग्रेफाइट आता है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से क्रिस्टलीय ठोस हैं, तो याद रखना बउआ, चीनी, हीरा आया हुआ है, हीरा और ग्रेफाइट, ये ऑप्शन बिहार बोर्ड में आया हुआ है बच्चों। ये बीएससीबी में पूछा हुआ है, जो हम नोट लगा देंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। इसमें इसको हम बिहार बोर्ड के लिए एकदम याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना बउआ, एकदम ध्यान रखते चलना है। तो क्रिस्टलीय में अगर तुमको क्रिस्टलीय पूरी तरह से याद रखना है, दिमाग में रखना है, तो बस इसके आकर्षण बल को समझो, और आकर्षण बल समान होने से ही सब गुण आ रहा है। क्लियर है बाबू। और ये क्या होते, क्रिस्टलीय सॉलिड असमदेशिक, सभी दिशा में अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है बाबू, सभी दिशा में अलग अलग गुण होते हैं। हम सभी दिशा का बात करेंगे अलग अलग, लेकिन इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब देख लो मान लो ये समदेशिक है, जब हम इस दिशा में चलेंगे, तुम देखते जाओ, असमदेशिक समझा रहे हैं बउआ, इस दिशा में चलेंगे तो देखो ये वाला मिला, ये वाला मिला, ये वाला मिल रहा है ना इस दिशा में सिर्फ देखो ब्लू वाला मिल रहा है। इस दिशा में चलेंगे तो सिर्फ ये वाला रेड वाला मिल रहा है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो तुम देख रहा है इसमें एक ब्लू एक रेड, एक रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, क्या अलग अलग नहीं हो रहा है। हम कैसे भी चले तुम देखो सब दिशाओं में अलग अलग सा गुण हो रहा है। तो सभी दिशाओं में जब भौतिक गुण अलग अलग होते हैं तो उसे असमदैशिक, समदैशिक कहते हैं। तो देखो पदार्थों के सभी दिशाओं में यदि
सभी दिशाओं में यदि भौतिक गुण बड़ा इंपॉर्टेंट है, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? असमदैशिक कहते हैं। बाबू एकदम क्लियर रखना है तुम लोग को दिमाग में। अब अगला कौन सा आ गया बच्चों? एमरफस। एमरफस और क्रिस्टलीय। क्लियर है बच्चों? इसका क्या नाम जानेंगे? क्रिस्टलीय हम यहाँ पे देख लिए थे, एक क्रिस्टलीय हुआ था, एक क्या हुआ था? और क्रिस्टलीय। ठीक है। एमरफस, एमरफस का एनसीईआरटी मतलब लिखता है बच्चों, देख लो, ग्रीक वर्ड एमरफस मीनिंग नो फॉर्म, मतलब इसके पास कोई रूप नहीं है अपना, एक निश्चित रूप नहीं है बाबू, इसका कोई निश्चित फॉर्म नहीं है, कहीं पे कैसा भी आकार, कहीं पे कैसा इसके कण का आकार। ठीक है बाबू, कण का बात करेंगे हम लोग। तो देखो इनके कण निश्चित और क्या होते हैं? नियमित ज्यामिति आकृति में सजे नहीं होते हैं बच्चों, सजे नहीं होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? सजे नहीं होते हैं। इनके कण निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकार में सजे हुए नहीं होते हैं बच्चों, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इनके द्रव्यनांक भी क्या होते हैं? अनिश्चित। देख रहा है ना बाबू, क्या होते हैं इनके द्रव्यनांक? अनिश्चित होते हैं। ये किस गुण के होते हैं? समदैशिक। सभी दिशा में इसके गुण समान होते हैं, सभी दिशा में, किसी भी दिशा में जाओ सब में गुण एक जैसा ही होता है। कौन से गुण? भौतिक गुण। ये समदैशिक होते हैं। ठीक है। अपने भार के कारण धीरे धीरे बहने का गुण। क्यों बह रहा है धीरे धीरे? क्योंकि बल समान है नहीं। मान लो तुम उसका दरवाजा बना लिया, तो कण में उसके कण जो है सब जगह आकर्षण बल कम है, कहीं ज्यादा है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे किधर आने का, इसका तो ऐसे भी आकर्षण बल समान नहीं है, असमान है, तो बल लगेगा तो कहीं ज्यादा बल लग रहा है, कहीं कम बल लग रहा है। उस बल के कारण एक नया बल इसको धीरे धीरे क्या करना चालू करेगा? बहाने का कोशिश करेगा। तो इस अपने भार के कारण, देख रहा है ना, भार कहां से आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। भार के कारण धीरे धीरे बहने का गुण होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अतिशीतित कहते नाम से जानते, अतिशीतित। बउआ एकदम क्लियर समझना, अतिशीतित कहते हैं बउआ। अतिशीतित क्यों बोले? अपने भार के कारण धीरे धीरे बहने का गुण होता है, इसीलिए हम इसे क्या नाम से जानते हैं? अतिशीतित के नाम से जानते हैं बउआ। अब समझ लो, इसका एग्जाम्पल होता है कांच। ठीक है बउआ, तुम देखना कांच का जब खिड़की लगता है, अगर अच्छी तरह से नहीं लगाया जाए तो कुछ साल के बाद बउआ, 2-4 10 साल 20 साल के बाद वो खिड़की जो लगा हुआ कांच का, अगर कुछ नहीं किए स्वतः अपने आप क्रैक कर जाएगा वो कांच। क्यों? तो जब हम उसको फिट करते हैं बउआ, तो इस तरह से फिट कर दिए, बीच में कांच लगा हुआ है, ऊपर से धीरे धीरे बहते आ रहा है, तो नीचे में धीरे धीरे क्या होने लगता है? वो मोटा। 1 साल 2 साल 3 साल में ऐसी घटना नहीं होती है, 10 साल 15 साल लंबा समय के बाद। तो धीरे धीरे, जैसे बाबू तुमको हम बता रहे हैं, जैसे मान लो कोई है इस तरह का कांच है, तो कांच क्या होगा? ऊपर से नीचे बहेगा, तो समय के हिसाब से धीरे धीरे क्या होने लगेगा? नीचे वाला थोड़ा मोटा, पहले था एकदम पतला, ठीक है, एक समान था, लेकिन धीरे धीरे ऊपर से बह रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के कारण धीरे धीरे नीचे क्या होने लगता है? मोटा। और अगर मान लो हम गेट में इसको लकड़ी से दोनों तरफ पैक किए हुए, तो क्या होगा? हम पूरी सटा दिए लकड़ी इसमें, शीशा में, तो क्या करेगा? जब शीशा ये फैल रहा होता है तो लकड़ी उसको रोकता है, फैलने नहीं देता है, जिसके कारण शीशा क्या हो जाता है? क्रैक कर जाता है बच्चों। बात समझ में आया? अच्छा, ये कैसे होते हैं? लघु परासी होते हैं। क्या होते हैं ये? लघु परासी, मतलब कुछ ही दूरी पर जाने पर इसमें बल क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है। इसका कोई पैटर्न चलता नहीं है, अलग अलग पैटर्न पे चलते हैं। और इसमें अब हम लोग को ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल ग्लास। बउआ बिहार बोर्ड में आया हुआ है, याद रखना। ये फिर से इसको हम लिख दिए बउआ BSEB, याद रखना है बच्चों, ध्यान से समझो। रबर याद रखना, ग्लास, रबर और कोई भी प्लास्टिक हो। बाबू समझ में आ रहा है ना? ये प्लास्टिक है, मैनी प्लास्टिक, बहुत सारा प्लास्टिक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्लास्टिक, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ग्लास किस में आता है? एमरफस में आता है, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता। बउआ याद रखना, एमरफस में ग्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, रबर और मेनी प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना है इसका। तो चलो बच्चों चलते हैं आगे।
फिर पूछेगा क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, आ जाएगा 2 मार्क्स में। तो देखो, एक तरफ लिखना है क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ लिखना है अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है बच्चों? और तुम देखो, पहला आकार देखेंगे, इसके आकार क्या होते हैं? निश्चित ज्यामिति में होते हैं। इसमें क्या बताए थे? और निश्चित ज्यामिति, बल अलग अलग हो जाता है उसमें बाबू। लॉजिक दिमाग के अंदर दौड़ा दो। गलनांक इसका निश्चित ताप पर पिघलते हैं, ताप के प्रास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। बउआ धीरे धीरे तापमान देते जाएगा कि जो बल पुर गया, पहले जो बल, जो जितना आकर्षण बल पहले था कमजोर था, उसका उष्मा पुर गया, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा और धीरे धीरे वो पिघल जाएगा। और जो मजबूत आकर्षण बल था वो बाद में पिघलेगा। इसलिए धीरे 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 एक रेंज में, एक क्षेत्र में, एक प्रास में जाके पिघलते हैं। अच्छा, विदलन गुण, जब इसको हम काटते हैं बउआ तेज धार वाले हथियार से, तेज धार वाले औजार से इसको काटने पर यह 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है। जैसे तुम देखना, लोहा को काटना, लोहा को जब काटेंगे 2 सतह में टूट जाएगा। उस लोहा के कटने पर तुम देखना जो कटा होगा एकदम चिकना हो जाता है, जिससे उंगली को एकदम करेंगे तो एकदम स्लिप करेगा। ठीक है बाबू? लेकिन शीशा को अब फोड़ दो, देखो पहले लोहा वाला समझ में आ गया ना सबको। अब इसमें देखना, इसको बोलता है तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। तो बउआ अगर तुम इसको शीशा को काटेगा, तुम देखना कभी शीशा का कटिंग देखना, शीशा का कटिंग करने के बाद किनारे को एकदम स्मूथ किया जाता है बउआ, छू लिया तो हाथ कट जाएगा, क्योंकि वो उनके किनारे क्या होते हैं? सतह अनियमित होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। कहीं होता है उतार चढ़ाव होता है उनके सतह में। शीशा जब कट के अलग होता है तो उनके सतह बीच में जो कटता है उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, 2 टुकड़ों में तो कट जाते हैं, लेकिन उसका सतह कुछ अजीब सा होता है, बराबर नहीं होता है, लोहा के जैसा। तो लोहा क्रिस्टलीय ठोस में आ गया बउआ, और कांच किस में आ गया? और क्रिस्टलीय ठोस में। तुमको अगर पहचान करना है तो विदलन गुण से पहचान कर सकते हैं। अगर उसको हम काटेंगे, काटने के बाद अगर चिकना सतह आ जाए विदलन गुण में तो क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे बउआ, वास्तविक ठोस कहेंगे, ट्रू सॉलिड कहेंगे। और जब काटने के बाद उनका किनारा स्मूथ न रहे तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। क्लियर है बच्चों? ये इसका देशिकता, ये विषम देशिक होते हैं बच्चों, हम बता रखे हैं। ये क्या होते हैं? समदेशिक होते हैं। इसको हम कौन सा ठोस कहते हैं? वास्तविक ठोस। ये प्रकृति में इसको कैसा ठोस कहते हैं? आभासी ठोस या अतिशितित कहते हैं बच्चों। उसके बाद देखो अवयवी कणों, ये क्या होते हैं? दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं, ये लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। क्या बच्चों, तुमको अगर 2 मार्क्स में लिखने के लिए आएगा तो कम से कम 3 पॉइंट लिख देना है। 4 भी लिख देता तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कोई दिक्कत इसमें बउआ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट्स बनाते चलना है बच्चों। तो चलो बढ़ जाते हैं। अब तुम समझना, पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन का बात कर रहे हैं बउआ। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों के अलावा कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो देखने से अक्रिस्टलीय लगेगा, ग्लास के जैसा लगेगा। ठीक है, सब गुण ग्लास वाला दिखाएगा। बात समझ वाला ना? परंतु इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, लेकिन उसके अंदर की संरचना एक निश्चित पैटर्न पे होती है, क्रिस्टलीय का गुण दिखाता है। तो ऐसे ठोस को बहुक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाना जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं बउआ? इसे बहुक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। ये बहुक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? ये ध्यान देते रहना है। धातुएं, जैसे तुम समझ लो, ये देखने में कैसा लगेगा? ये देखने में क्रिस्टलीय लगेगा। देखने से क्या लगेगा? देखने से ये क्रिस्टलीय लगेगा। ये देखने से क्रिस्टलाइन, देखने से ये क्या लगेगा? क्रिस्टलीय लगेगा। देखने से ये क्या लगता है? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय लगेगा। लेकिन संरचना जब देखेंगे, इसका संरचना देखेंगे तो ये देखने में अक्रिस्टलीय लगेगा और संरचना में ये क्या निकलेगा? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय लगेगा। देखो देखने में हमको कैसा दिखेगा? अक्रिस्टलीय। ठीक है, और अंदर में जब उसका संरचना देखेंगे तो वो संरचना कैसा नजर आएगा? क्रिस्टलीय आएगा बाबू। तो जब ऐसा कोई भी ठोस हो, जैसे इस ठोस को हम देखे तो सब गुण हमको ऐसा लगा, लेकिन इसके अंदर की संरचना को समझने का प्रयास किए तो ये क्रिस्टलीय के जैसा लग गया। तो इसको
इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? बहुक्रिस्टलीय। क्या नाम से जानेंगे? बहुक्रिस्टलीय के नाम से जानते हैं, क्रिस्टलीय के नाम से जानते हैं, बहुक्रिस्टलीय के नाम से इसको जान लेंगे हम लोग। क्लियर है बच्चों? तो यही लिखा हुआ है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अलावा कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो देखने में अक्रिस्टलीय लगते हैं, परंतु देखने में अक्रिस्टलीय लगते हैं, परंतु उनकी संरचना क्या होती है? क्रिस्टलीय होती है, तो उसे बहुक्रिस्टलीय कहते हैं। अच्छा, बहुक्रिस्टलीय में आता क्या क्या है बाबू, वो समझ लो। अक्सर धातु अक्सर बहुक्रिस्टलीय होती है, बहुक्रिस्टलीय अवस्था में होती है, बहुक्रिस्टलीय अवस्था में होती है बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना। अगर हमसे पूछेगा लोहा तो हम बता सकते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन है, बहुक्रिस्टलीय ठोस में आ जाता है। कॉपर पूछ लेगा तो हम बता देंगे इसे बहुक्रिस्टलीय ठोस में आती है। क्लियर है बच्चों? तो चलो अब हम लोग का यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है बउआ, अगले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बंटवारा हमको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग नोट्स बनाइए इसको, और नोट्स बना करके रिवीजन करके फिर अगला क्लास हम लोग जब करेंगे तो फिर वहां से आगे करेंगे नोट्स को। ठीक है बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। धन्यवाद।